नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम है और मैं आज आप सब लोगों के बीच में हूँ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो अभी का सबसे प्रिविलेंट टॉपिक है हम सब के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम प्रयास में ही आरएएस प्री कैसे क्लियर करें। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने आरएएस की तैयारी स्टार्ट की थी जनवरी 2018 में। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं इस पूरी थ्रू आउट द जर्नी मेरे सारे जो स्टेजेस थे वो क्लियर हुए हैं। आरएएस प्री के अंदर मैंने 93 स्कोर किया था जनवरी 2018 से तैयारी स्टार्ट करके, और हमारा अगस्त में प्री हो गया था। अब ये बात बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग भी आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली अपना जो प्री है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि हमको किस तरीके से आरएएस प्री की तैयारी को स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अप्रोच हमारी क्या हो तैयारी की। आरएएस प्री की जो तैयारी है वो अभी जो है बेसिकली दोनों चीजों पे हमारी काम करेगी। एक तो कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट। जो चीजें हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमें कॉन्सेप्चुअल तैयारी लेके ही चलनी होगी। अगर हम उनको भी याद करने बैठेंगे तो सिलेबस हमारा इतना बड़ा होगा कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करते करते रह जाएंगे और फिर लास्ट में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल कहाँ पे हमें रहना है? कॉन्सेप्चुअल हमें रहना है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल हमें रहना है साइंस में, विज्ञान का जो जितना भी हमारा सेक्शन है तो उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जब हमारे हो जाएंगे तो वो हमारा बिल्कुल फुल्ली एकदम ऐसा तैयार हो जाएगा कि हम उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमें फैक्ट्स में करना है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर है और हिस्ट्री के जो हमारा सब्जेक्ट है तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना होता है। जगह है, जगह में भी किसने बनवाया उसका भी नाम है, जगह का भी नाम है। अन्य कोई भी चीज़ है, कौन सी शैली से कुछ बना है, वाद्य यंत्र है उनके भी नाम हैं। तो हर चीज़ जो है वो सिर्फ याद करनी है, वो फैक्ट्स हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें याद करना है। तो इसको याद करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमें एक ही दिन में पूरी आर्ट एंड कल्चर करके चलनी है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसको करने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जैसे आर्ट एंड कल्चर का एक हमारा सेक्शन है कि मंदिर है। अब हम मंदिर को करेंगे तो मंदिर के हमारे पास जो नोट्स होंगे, जो स्टडी मटेरियल होगा, तो उसका 1/3 पार्ट आप एक बार में करिए और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट 1/3 पार्ट करिए। ये वाला जो 1/3 पार्ट आप करेंगे तो उसको पहले रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका अलग से रिवीजन का टाइम नहीं होगा, उसमें जाया नहीं होगा, और आप क्या होगा कंटिन्यूटी के अंदर चलेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा याद रहेंगी। कंटिन्यूटी डेफिनेटली आरएएस प्री की, अगर हम सिर्फ आरएएस प्री ही नहीं, आरएएस प्री मेंस पूरी जो जर्नी है इसके अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज हम बहुत ज़्यादा 10, 11, 12, 13 घंटे तक पढ़ लिए, कल पूरी हमने छुट्टी मार दी या फिर 2 दिन का गैप ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको एक कंटिन्यूटी रखनी होगी, चाहे आप कितना भी पढ़ें लेकिन आप डेली पढ़ें। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हाँ मेरी तैयारी सही दिशा में जा रही है। और ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जबकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, तो चीजें खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप सेटल होना शुरू हो जाती हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है इस। नेक्स्ट जो है, सिर्फ सिलेबस के अनुसार ही पढ़े। ये किस लिए कहा है? आप सभी ने देखा होगा कि 2018 प्री के कंपैरिजन में 2021 का जो प्री का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कि पहले जो राजस्थान की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर सिर्फ लिख दिया गया था कि राजस्थान की डायनेस्टीज, तो ये वास्ट हो गया था कि क्या क्या डायनेस्टीज पढ़ें, जितनी हैं सब पढ़ लो।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, टू द पॉइंट दे दिया है, उन डायनेस्टीज के भी नाम दिए हैं, तो हमें भी टू द पॉइंट ही रहना है। जितना हमारा सिलेबस में दिया है, आप सिलेबस को अपने पास रखेंगे और हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का फायदा क्या होता है, टाइम कम लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब के सब सिलेबस में से ही डिजाइन किए जाते हैं, तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो। और एक जो होता है ना कि स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, तो स्मार्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो लगभग जैसे कि 6 लाख लोग एग्जाम देंगे, तो आप उसमें अनुमान लगा लीजिए कि आपको कहाँ स्टैंड करना है। तो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, आपको उसके हिसाब से ही पढ़ना है। नेक्स्ट है कि मॉक टेस्ट जरूर दें, बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे ही टेस्ट सीरीज जो कोचिंग में शुरू हो जाती है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। आप कोशिश करिएगा कि जो मॉक टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आप उसको सामने रखें, उसमें जिन जिन सब्जेक्ट्स के पहले मॉक टेस्ट होने वाले हैं, पहले आप उन्हीं सब्जेक्ट की अपनी जो क्लासेस चल रही है, आप बिल्कुल अलग से पढ़ रहे हो, उनके साथ साथ में, उन क्लासेस के साथ में 2 या 3 घंटे जो हैं वो मॉक टेस्ट जिस सब्जेक्ट का हो रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो रहा है, जैसे कि आपकी क्लास में चल रहा है हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और मॉक टेस्ट के अंदर मेनली पूछा जा रहा है आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस, जो कि पहले पढ़ा दिया गया है, तो आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर 2 to 3 आवर्स जो हैं वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेट करेंगे। इससे होगा क्या, आपका पैरेलल रिवीजन चलेगा, आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इससे आपका पूरा फुल्ली रिवाइज होता रहेगा साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें। अगर ये जो एनालिसिस है ये टोटली आरएस प्री के लिए है, यहाँ पे मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। आरएस प्री के अंदर अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके ये देखें कि इन सब्जेक्ट्स में अगर हम कमांड कर लेते हैं तो हम आसानी से आरएस प्री को क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे आप सब लोगों को मैं मान के चल रही हूँ कि इस चीज़ का पता होगा कि इस बार आरएस के अंदर आरपीएससी ने जो रूल 15 है उसके अंदर अमेंडमेंट किया है। उस अमेंडमेंट की बिल्कुल गहराई में न जाते हुए मैं आपको एक सही तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि अब की बार डेफिनेटली आरएस प्री की जो कट ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। और एक जनरल जो कट ऑफ जारी होगी पहले, उसके अकॉर्डिंग फिर कैटेगरी वाइज अगर उसमें स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो फिर वो उन कैटेगरीज की ही नीचे जाएगी। तो आप ओवरऑल ये मान के चलें कि डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगी। तो फिर से वही चीज़ आती है कि हम अपने आप को एकदम 100% इस स्टेज से आगे कैसे सिक्योर करके माने कि हमारा प्री क्लियर ही है। तो उस स्थिति में ये मेरा थोड़ा खुद का एनालिसिस है कि हम अगर इन सब्जेक्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेंगे तो हम एक सिक्योर कर सकते हैं हमारी पोजीशन को आरएस मेंस के लिए। जैसे कि ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंडिया की ज्योग्राफी के आते हैं एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी के आते हैं। डेफिनेटली राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान के क्वेश्चंस इसमें इस वाले सेक्शन से आते ही हैं। हालांकि स्टैटिक पार्ट के साथ साथ में इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा डायनेमिक मोड भी लिए हुए होते हैं, जिनमें कुछ चेंजेस किए हुए होते हैं। जैसे कि अभी का एक प्रोबेबल क्वेश्चन अगर हम मान के चलें कि अभी 4th जो है ना हमारा टाइगर जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा बनाया गया है, तो रामगढ़ बूंदी को। हालांकि कुछ लोग इसको करंट अफेयर में कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी आता है। लेकिन मोर और लेस मुझे ये लगता है कि इस वाले सेक्शन को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पे हम लगे हाथ बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। तो 10th से लेकर के 12th तक की जो आरबीएससी प्लस सीबीएसई इसकी जो ज्योग्राफी की बुक है हमारी, वो हमें
करनी चाहिए, साथ में नोट्स, आपके क्लासरूम के नोट्स। आप इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर का आपका साथ में चलते रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर मैं जो सब्जेक्ट मानती हूँ कि हर एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो उसकी क्लासेस भी यहाँ पे पतंजलि IAS में वीकली क्लासेस होंगी करंट अफेयर की, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कीजिए, उसके साथ में नोट्स बनाइएगा। इसके बाद में आता है साइंस। साइंस से ऑलमोस्ट मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको फायदा होता ही होता है, लेकिन अन्य जो बैकग्राउंड से लोग हैं जैसे कि आर्ट्स एंड कॉमर्स, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस यहाँ पे कोई बहुत ही डेप्थ वाली साइंस नहीं पूछी जाती है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल आपकी 10th क्लास तक की साइंस पूछी जाती है, और 10th क्लास सभी ने यहाँ पे करके ही आगे आए हैं, बस उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो साइंस के लिए बिल्कुल आपको जो है 8th to 10th जो है हमारी RBSC की बुक है वो हमें करनी है। कुछ जो टॉपिक होंगे वो CBSE की जो बुक है, जैसे कि बायो के कुछ टॉपिक्स हैं वो CBSE की बुक में और अच्छे से एलोबरेटेड फॉर्म में दे रखे हैं, वो हमें करने हैं। साथ में ही साइंस का भी करंट अफेयर हमें साथ में लेके चलना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर है, जैसे कि इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, या फिर रशिया ने कौन सा जो है अपना मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो ये भी इसमें इंटीग्रेटेड रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो भी इसमें चलना है। बेसिक साइंस जो है वो हमारी यहाँ से होगी, प्लस आपके नोट्स जो आपके क्लासरूम नोट्स होंगे, आपकी कक्षा में जो पढ़ाया जाएगा उसके साथ में ये बुक्स रेफर करनी है। साथ में ही आपको साइंस का भी करंट अफेयर बिल्कुल अपडेट रखना है। आप लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, हमारी 5 अगस्त को जैसे एग्जाम हुई है प्री की, तो उसमें 30 जुलाई तक का भी करंट अफेयर उसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा से हम सबको पता है कि ये राजस्थान की एक आधिकारिक बुकलेट होती है जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की जाती है। कोचिंग के अंदर इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट जो होता है, इसका एनालिसिस और अच्छे से करके जो परीक्षा उपयोगी जो पार्ट होता है उसको बताया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों चीजें रखिए, जो राजस्थान सरकार का आधिकारिक है वो भी, और जो हमारी कोचिंग में दिया जाता है इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करके एक शॉर्ट फॉर्मेट में दी जाती है, वो भी रखिए। तीसरी चीज ये है कि आप जब इन दोनों को पढ़ें तो एक लूज पेपर्स लें, मतलब जो अपना A4 साइज की जो सीट आती है, और उसमें अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। खुद के शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप एग्जाम से 2 दिन पहले सब कुछ चीजों को रिवाइज करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी आर्थिक समीक्षा को आप लेकर के फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। इवन आप हाईलाइटेड पार्ट को भी रिवाइज करते तो टाइम लगेगा। इन शॉर्ट नोट्स में जैसे कि पहला जो चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है, वो GDP और इन सब के जो डेटा होता है उस पे होता है। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट्स बना लीजिए कि राजस्थान की GDP इतनी है, यहाँ पे इंडिया की GDP इतनी है, कंपैरिजन भी हो जाएगा। साथ में ही आप क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्शन है जो हमारा एग्रीकल्चर का है वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर खुद के नोट्स बनाइए। ये बहुत ही आपको बेनिफिशियल रहेगा रिवीजन के लिए भी। और दूसरी चीज इसके अंदर जो होगी, जो मैंने फील की थी कि हम ऐसा करेंगे तो वो डेटा हमें आसानी से याद होता है। तो इसके अंदर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कौन सी योजना कौन सी साल में हुई थी, GVA कितना है, हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन कितना है, ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है मैथ प्लस रीजनिंग। यहाँ से
20 क्वेश्चंस हमारे होते हैं। अब मैथ एंड रीजनिंग का जो चीज है, इसके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको ये करना ही होगा। अब यहाँ पे मेरे जैसे कि मैंने सुना भी है, मेरी फैमिली में या आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं कि मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग का बैकग्राउंड हमारा है नहीं, तो हम कैसे इसको इसमें तो छोड़ देना चाहिए ताकि टाइम। नहीं, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, मैथ एंड रीजनिंग कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप एक बार इसको शांत मन से करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक है, 10th क्लास तक की है। 10th क्लास तक हमने इसको पढ़ा हुआ होता है। इसमें कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसके बाद में प्रैक्टिस खूब कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपको पहले 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन हो रहे हो, लेकिन आप खुद ये महसूस करेंगे कि वीकेंड तक आते आते आपने 7 दिन भी प्रैक्टिस की तो आप 1 घंटे में 30+ क्वेश्चन करने लग जाएंगे। और ये चीजें बहुत सही होती, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट मार्क्स होते हैं आपके। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं 20 आउट ऑफ 20 सही करके आते हैं, और आप उनको नहीं करके आएंगे तो आपका कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो आप। तो ये क्वेश्चंस आप मत छोड़िए, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अभी आपके पास में टाइम है, अभी से आप करेंगे डेफिनेटली कर लेंगे। पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, इससे भी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की पॉलिटी प्लस इंडिया की पॉलिटी। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हैं वो एम लक्ष्मीकांत प्लस सर के नोट्स, जो सर आपको पढ़ाएंगे। नोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप उनको क्लास में लोगे, आप उनको सुने हुए होंगे, आपके खुद के हाथ से लिखे हुए होंगे, प्लस आप बार बार बुक नहीं पढ़ सकते। आप बुक का एक रेफरेंस लेते हो, पढ़ते हो, वो सही है, लेकिन नोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप वो चीज़ कीजिए, नोट्स लीजिए, और साथ में इसमें भी आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब शॉर्ट नोट्स कैसे इसमें आप बना सकते हैं, वही लूज पेपर लीजिए आप। राज्यपाल, अब आप राज्यपाल टॉपिक पे सबसे पहले कि आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल के तहत हमारे यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। दूसरी चीज, कर्ता कौन है। तीसरी चीज, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, और इनको और भी मतलब इनके बारे में अब आगे इनका एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ऐसे करके 1 2 3 इनकी ये ड्यूटीज है, सिर्फ नाम लिख लीजिए। अब ये वाले जो नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप खुद से अपना रिवीजन करोगे। अफेयर्स 15 to 20 क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली आएंगे, तो आपको करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर के साथ में क्या होती है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि करंट अफेयर पहले इकट्ठा कर लो, फिर एग्जाम से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उसको पढ़ने बैठते हैं, ताकि करंट अफेयर ही तो है कि जल्दी जल्दी अभी से याद किया होगा तो याद भी रह जाएगा और पहले भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लीज ऐसा ना करें। करंट अफेयर को आप जितना जिस टाइम पे चल रहा है आप साथ में करें, कंटिन्यूटी करें। ये बहुत एक आपको सेटिस्फाइंग भी लगेगा, साथ में आपको एक बर्डन भी नहीं देगा, और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि करंट सिर्फ करंट अफेयर वाले सेक्शन में नहीं है, ये साइंस में भी है, हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में भी करंट की कुछ चीजें होती हैं। तो ये चीजें करंट वाली हमारे साथ में चलेंगी। तो करंट अफेयर हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। यहाँ पे भी वीकली करंट अफेयर की क्लासेज होंगी, और वो बिल्कुल डेफिनेटली RS प्री बेस्ड होंगी। उसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी बताया जाएगा। अब करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी लेनी चाहिए, मूमल जो बाय मंथली आती है, क्रोनोलॉजी जो मंथली आती है, प्लस पतंजलि IAS के जो वीडियोज आएंगे। तो ये वाला जो है आप करंट अफेयर के अंदर बिल्कुल रखें। अब हमने कितने जो सब्जेक्ट मैंने कुछ बताए हैं, इनके जो ऑलमोस्ट आने वाले जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बताए हैं उन पे एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने बड़े सिलेबस में से 6 जो हैं वो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं कि प्री की तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के उद्देश्य से। अब इन 6 सब्जेक्ट में से टोटल क्वेश्चंस निकल के आ गए हैं, आप इनको काउंट करेंगे तो 95 क्वेश्चन।
अब 95 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं इन 6 सब्जेक्ट्स के साथ में आउट ऑफ 150। 150 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएंगे आपके पास में, एक दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे RS प्री का? जैसा कि मैंने बताया टोटल क्वेश्चन है 150, मार्क्स है हमारे 200, तो एक क्वेश्चन राइट हमारा पड़ता है 1.33 मार्क्स का और एक रॉन्ग क्वेश्चन हमारा होता है 0.44 मार्क्स का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे इसका एक सही प्रोसीजर होता है और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग ये जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट मॉक टेस्ट से ही अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे, किसी भी चीज को आप जहाँ पे अप्लाई करने वाले हो फाइनली, तो उतनी ही आपकी उस चीज में निखार आता जाएगा। डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे उसके अंदर इम्प्रूव ही करते जाओगे। तो आप इस स्ट्रेटजी को एक बार अपना के देखिए, आप अपने मॉक टेस्ट में अपनाएंगे तो आपको खुद को ही इसमें डिफरेंस फील हो जाएगा जो आप अभी तक करते आ रहे थे। सबसे पहले स्टेप 1 में आपके पास जो पेपर होता है पहले राउंड में जो आते हैं आपने वो कर लिए। मान लीजिए आपको 150 में से 75 क्वेश्चन सही आ रहे थे, अब 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपके मार्क्स बन रहे हैं 99.75। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि जो रूल में अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बॉर्डर लाइन माना जा रहा है। आप कोशिश कीजिएगा कि 100+ आपका स्कोर हो ही हो, आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है। इससे एक ये भी होगा कि आपका ध्यान जो है प्री से लेकर के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मेंस की तैयारी आप कर रहे होंगे, तो आप एक निश्चिंत होकर के भी तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा और इसकी जो तैयारी होगी आपकी मेंस में डेफिनेटली आपको सहायता करेगी। तो प्री में भी उतनी ही ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। आप बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन से अपने को हटना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें स्टेप 2 है, सेकंड राउंड लेंगे पेपर का। सेकंड राउंड के अंदर हमारे पास में ABCD ये 4 ऑप्शन होते हैं। अब इतनी हमने पढ़ाई की होती है कि हम 2 ऑप्शन जो हैं वो हमारे टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन कीजिए ऑप्शंस का। अब बचे हमारे पास में ये 2, तो हमारे पास में हो गया 50-50 के चांसेस हो गए KBC की तरह। तो अब इन जो 50-50 वाले 2 हमारे ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, मान लो साइंस का है या फिर हमारे पास में ज्योग्राफी का है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। वो क्वेश्चन क्या था, उसमें हमारे पूछ रखे थे कि मैच करवा रखा था इधर नेशनल पार्क, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कम्युनिटी रिजर्व्स, इस तरीके से क्वेश्चन था और यहाँ पे संख्या दी हुई थी कि कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नॉलेज तो ये कहता है कि हमें पता है कि नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है और मान लो उसकी हमें एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं है कि कितने नेशनल पार्क इंडिया में हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस तो हमें ये है ना कि हमारे सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ नेशनल पार्क बहुत बड़ा है तो इतने ज़्यादा तो नेशनल पार्क होंगे नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, छोटी होती है, एक डेजिग्नेटेड हमारे किसी वन्य जीव के लिए होती है, तो वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा संख्या में होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि 2 ऑप्शन मैच हो गए थे उसमें, तो बाकी के 2 है ना, उन दोनों के सही मैच होते, बाकी 2 अपने आप, ऐसा ऑप्शन एक ही था और ऐसा ऑप्शन एक ही था, तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। आप यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट में भी करेंगे तो आप बिल्कुल ये चीज देख लेंगे कि ऐसा होता है। आपको ये वाला मेथड भी अप्लाई करना होता है। अब हम देख रहे थे कि हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर 75 क्वेश्चन हुए थे, इतने मार्क्स आए थे। मान लो आपने सेकंड राउंड के अंदर ऐसा 50-50 वाले 20 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किए। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 50-50 चांस है, चलो हम यहाँ पे भी 50-50 ले लेते हैं। आपके 10 सही हैं और 10 गलत हैं। अब 10 क्वेश्चन सही है तो इनके मार्क्स आपके निकल के आ गए 13.3।
और यहाँ से इतने, ओवरऑल आपका स्कोर पॉजिटिव में ही रहा 8.9, और इसके अंदर आप 8.9 ऐड कर लेंगे, आप हो गए +100 और आप एक सेफ स्कोर पे। तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट। आप ऐसा करेंगे, आप अपना एक जो अल्टीमेट जो हमारा RAS प्री जब होगा तब तक आप इस जो बोलते हैं कि विधा के मास्टर हो जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट कुछ जो हैक्स जिसको बोलते हैं कि इस तैयारी के दौरान हमें थोड़ा रखना ही चाहिए कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाएं और एक अधिकारी बन जाएं। तो थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कीप योर सेल्फ फोकस्ड। हमारे आसपास क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई RAS की तैयारी करने के लिए कोई भी आता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं, फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ देयर हार्ट वो सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ठीक है बेटा बेटी आप जा रहे हो, आप घर की चिंता यहीं पे छोड़ जाओ, आप पढ़ाई करो और खूब पढ़ाई करो। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है वो थोड़ा मिनिमम होता है, ये रियलिटी है। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो हमें इस सेल्फ डिस्ट्रैक्शन को कम रखना है, हमें फोकस्ड रहना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हट जाइए जिन जिन से हट सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उन्हीं ग्रुप में से रहिए। आप अपना एक ग्रुप भी बना लीजिए जो सीरियस हो पढ़ाई के लिए, आप उनके साथ रहिए, उनसे अपना मैटर जो है कॉमन रख के आप डिस्कस कीजिए, या डिस्कशन वीकली हो सकता है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने। आप शॉर्ट नोट्स बना करके आपका सिलेक्शन जो है वो श्योरिटी के बहुत ज़्यादा पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं उसमें कि इसको और कैसे शॉर्ट करूं। अब वो दिमाग लगा रहे हैं तो आपका ऑलरेडी उसके अंदर उसके सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाती है कि हाँ उसमें पता चल जाता है ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब ये चीज़ हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान होने लग गया है। तो ये दोनों चीज़ें, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है, साथ में ही ये आपकी रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी। अब साथ में सिर्फ जो मैंने कहा बार बार कि RAS प्री सही है, RAS प्री तो आपको निकालना है क्योंकि RAS प्री के बाद में तो आप मेंस देंगे, ये सही है। लेकिन आप मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप थोड़ा टाइम मेंस को भी दें साथ में। कैसे कि जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले हमारे जो सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है प्री और मेंस में, उनको तो आप डेफिनेटली अभी से ही अच्छे से तैयार कीजिए। उनके नहीं केवल आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं ऑप्शनल, बल्कि आप कुछ ना कुछ उनका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2-2, 5-5 नंबर के, या क्लास में आपको बताया जाता है ड्यूरिंग द मतलब नोट्स बनवाने के कि इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो आप उसको लिखिए। मेंस में आप उसको कैसे लिख सकते हैं। साथ में ही प्री कम मेंस सीरीज भी होती हैं तो आप वो भी ज्वाइन कीजिए, और मेंस की तैयारी को भी आप थोड़ा थोड़ा पैरेलल तैयारी में साथ में चलने दीजिए। अब यहाँ पे इन्हीं सब जो बातें हमने की थी कि मुझे पूरी आशा है कि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, साथ में और भी हम इंटरेक्शन में रहेंगे, तो एक अच्छी तैयारी के साथ में न केवल RAS प्री बल्कि मेंस और इंटरव्यू क्लियर करते हुए आप एक अधिकारी बनेंगे। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।